हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग टारगेट कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 को, जिसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज सेट नंबर 24 हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले 23 सेट्स हम लोग कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की क्लास में हम पॉलिटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। इम्पॉर्टेंट क्लास है आज की। क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में, पीयर ग्रुप्स में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछ रहा है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के तहत पारित एक प्रस्ताव अधिकतम कितनी अवधि के लिए लागू किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 249 के तहत जो भी प्रस्ताव पारित होते हैं खंड 1 के अंतर्गत, उनको मैक्सिमम 1 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जा सकता है। ठीक है, 1 वर्ष की अवधि के लिए वो वैलिड रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति के साथ निहित संवैधानिक अधिकार भी है। मतलब किसी भी जाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कौन व्यक्ति घोषित कर सकता है, क्वेश्चन में कुल मिलाकर के ये पूछा गया है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास ये अधिकार होता है कि वे किसी भी जाति को अनुसूचित जाति और जनजाति के अंतर्गत ला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अधिकार राष्ट्रपति को भारत के संविधान के द्वारा मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है जब राज्यसभा द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है। या फिर क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को मैक्सिमम कितने दिनों के लिए या कितनी अवधि के लिए रोक सकती है। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बने तो ये तीनों बातें सेम बातें होती हैं। ठीक है, लोकसभा कोई भी धन विधेयक पारित करती है तो राज्यसभा यदि उस पर 14 दिनों तक कोई जवाब नहीं देती है तो उसको पारित मान लिया जाता है। ठीक है, यदि राज्यसभा उसको धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है, मैक्सिमम 14 दिनों तक रोक सकती है। ठीक है, ये दोनों बातें एकदम सेम हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 14 दिन। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। तो देखिए, जो संसद के सदस्य होते हैं वे बहस और कार्रवाई की उनके पास स्वतंत्रता होती है। संसद में वे बहस भी कर सकते हैं और जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनमें भाग लेते हैं। संसद के आंतरिक मामलों को विनियमित करने का जो अधिकार होता है ये भी संसद के सदस्यों के पास होता है। जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो अधिकार इनको मिलता है। अगर कोई अजनबी संसद में प्रवेश करना चाहता है तो उनको सदन से बाहर करने का अधिकार भी उनके पास होता है, लेकिन साक्ष्य अथवा गवाह के रूप में उपस्थित होने की स्वतंत्रता उनके पास नहीं होती है। किसके पास? पार्लियामेंट के सदस्य के पास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास, या संसद के सदस्य के पास, या सांसद के पास। ठीक है, तीनों एक ही बातें हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। तो राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास है, इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है ये गृह मंत्री होता है। ठीक है, जो केंद्रीय गृह मंत्री होता है वो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार राज्य विधानसभा का, यहाँ पे करेक्ट करिएगा, पहली बार राज्यसभा का गठन कब किया गया था। तो भारत की आज़ादी हुई थी 1947 में
उसके बाद राज्यसभा का गठन हुआ था 1952 में। राज्यसभा एक उच्च सदन है, ये बात भी ध्यान रखिएगा इसको, और ये एक स्थायी सदन है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर वो होता है जब नई लोकसभा गठित नहीं हुई होती है, जैसे अभी 2024 के आम चुनाव हो चुके होते हैं, जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसका निर्धारण हो जाता है, लेकिन जो लोकसभा का स्पीकर है वो नहीं चुना गया होता है। तो लोकसभा का स्पीकर किसे चुना जाता है, जिसे कि प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है? तो जो नवनिर्वाचित लोकसभा होती है उसके सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको 2 सूची दे रखी है, एक तरफ राज्य दे रखा है और दूसरी तरफ दे रखा है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। तो कौन से राज्य के कितने प्रतिनिधि जाते हैं राज्यसभा में, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गुजरात की राज्यसभा की जो सीटें हैं ये हो जाएंगी 11। गुजरात की 11 सीटें हैं राज्यसभा में। ठीक है, कर्नाटक से हो जाती हैं आपकी 12 सीटें, केरल से हो जाएगी आपकी 9 सीटें हो जाएंगी, और उड़ीसा से कितनी हैं 10 सीटें हैं। ठीक है, तो ये हमारी मैचिंग हो जाती है, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, संसद से कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? तो अगर कोई सांसद संसद में 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, ठीक है, तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, मतलब 2 महीने। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद संविधान के तहत भारत की आधिकारिक भाषा पर प्रावधान में संशोधन कर सकती है। तो अगर संसद को संशोधन करना है आधिकारिक भाषा के लिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार के बहुमत को अपनाना पड़ेगा, इसको हमें यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखिए, साधारण बहुमत द्वारा संसद जो है आधिकारिक भाषा पर संशोधन कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके सदस्यों का एक साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्यों की परिषद में निम्नलिखित में से किसके संबंध में अनन्य शक्तियां हैं? देखिए, यहाँ पर राज्यों की परिषद के संबंध में अनन्य शक्ति बोली गई है, लेकिन कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में अगर राज्यसभा लिखा मिले तो राज्यसभा की अनन्य शक्तियाँ बतानी होती हैं। ठीक है, तो राज्यसभा की अनन्य शक्तियाँ भी एक नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण जो करना होता है, ये राज्यसभा की अनन्य शक्ति होती है। राज्यसभा यदि चाहे तो नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करने के लिए प्रावधान ला सकती है, और ये राज्यसभा से ही इनिशिएट होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा के लिए अधिकतम प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, हमें बताना है। तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा की जो सीटें अधिकतम हैं वो उनकी संख्या 20 हो सकती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, निम्नलिखित में से किसे भंग या विघटित नहीं किया जा सकता है? देखिए, ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे विघटित या भंग नहीं किया जा सकता है, केवल उत्साधन किया जा सकता है। ठीक है, इसमें से विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसे ना तो भंग किया जा सकता है ना ही विघटित किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई राज्य यदि केंद्र में, या यूँ कहें कि जब संसद में इस तरीके का प्रस्ताव पारित करता है कि उसे अपने राज्य में गठन करवाना है विधान परिषद का, तो राज्य के इनिशिएटिव लेने पर किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विधान परिषद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको 2 सूची दे रखी है, एक तरफ सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2 दे रखी है। तो एक तरफ आपको क्या दे रखा है, अनुच्छेद दे रखे हैं, और दूसरी तरफ क्या दिया गया है, दूसरी तरफ दिया गया है आपको प्रावधान। ठीक है, अब हम इसकी मैचिंग करते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा कि राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाना, ये आएगा आपका राइट साइड। ठीक है,
और अनुच्छेद 61 जो है ये आएगा इस तरफ लेफ़्ट साइड, तो ए इधर कर लीजिए और जो 1 है वो इधर आ जाएगा। तो देखिए अनुच्छेद 61 में क्या आता है, अनुच्छेद 61 में आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है कि संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिनों से पूर्व लिखित सूचना देनी होती है और संसद के 1/3 सदस्यों से उस पर लिखित हस्ताक्षर होने चाहिए, तब वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग हो जाएगा। अनुच्छेद 67 क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 67 है उपराष्ट्रपति को पद से हटाना। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को भी क्या करना होता है, 14 दिनों पूर्व लिखित सूचना देनी होती है। अनुच्छेद 94 किसकी बात करता है, अनुच्छेद 94 बात करता है अध्यक्ष को, मतलब लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए। अनुच्छेद 90 क्या कहता है, अनुच्छेद 90 कहता है कि राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाना। ठीक है, उपसभापति को पद से हटाना। और यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति का, सॉरी यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का, इसको मैं फिर से आपको लिख के बताती हूँ। उपराष्ट्रपति क्या होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। ठीक है, पदेन सभापति होता है। लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि उपसभापति कौन होता है, उपसभापति राज्यसभा का ही कोई सदस्य होता है जिसे उपसभापति चुना जाता है। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति जब अनुपस्थित होता है, राज्यसभा की पदेन सभापति के पद से अनुपस्थित होता है, तब राज्यसभा के जो सदन बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उपसभापति करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस प्रकार के गतिरोधों को सुलझाने के लिए की जाती है। तो देखिए, जो साधारण विधेयक होते हैं वो लोकसभा की और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के लिए किए जाते हैं। साधारण विधेयक को सुलझाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इस बैठक को आहूत कौन करता है, तो जो बैठक होती है राज्यसभा की और लोकसभा की, इनकी संयुक्त बैठक को आहूत करता है राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्रपति आहूत करता है। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आहूत करता है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा और हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, साधारण विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब यहाँ से हम साइंस के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्लास को आप लोगों को अंत तक देखना है। और अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जिसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है वो होते हैं फोटोवोल्टिक सेल। आप लोगों ने देखा होगा सोलर प्लेट्स जो लगी होती हैं, सोलर प्लेट्स एक टाइप के फोटोवोल्टिक सेल होते हैं जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों को 2 सूची दे रखी हैं। एक तरफ आपको क्षेत्र दे रखा है, दूसरी तरफ क्या दे रखा है, आपको दे रखी है ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मैचिंग करनी है कि आवासीय क्षेत्र में और जो ये भी क्षेत्र है इनके अंतर्गत कितना डिसाइड किया गया है मैक्सिमम ध्वनि की तीव्रता। तो आवासीय क्षेत्र में जो है 55 डेसिबल की तीव्रता मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, शांत क्षेत्र में कितनी होती है, 50 डेसिबल होती है। और औद्योगिक क्षेत्र में हो जाता है हमारा 70 और व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल। ठीक है, जो ध्वनि की तीव्रता होती है ये डेसिबल से नापी जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। अब चलेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। तो देखिए, एक तरफ ये राशियां दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनके एसआई मात्रक दे रखे हैं। तो लेंस की क्षमता जो होती है, पावर जिसे बोलते हैं लेंस की पावर, ये डायोप्टर में मापी जाती है, कैपिटल डी से इसे डिनोट करते हैं। ऊष्मा जूल में मापी जाती है। ठीक है, एसआई मात्रक है। दाब जो होता है ये पास्कल में नापा जाता है। ठीक है, पास्कल। लेकिन जो रेडियोधर्मी पदार्थ होता है इसकी सक्रियता जो है वो क्यूरी में नहीं नापी जाती है, तो यही सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो देखिए कार्बोरेटर का प्रयोग जो होता है पेट्रोल इंजन में किया जाता है। ऑक्सीजन को पास कराने के लिए कार्बोरेटर यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो दहन है वो ठीक तरीके से हो सके। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच पराबैंगनी किरणों को काट सकता है? तो जो यूवी रेज होती हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज, वो काटी जा सकती है क्रुक्स प्रकार का जो ग्लास होता है, क्रुक्स कांच, उसके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो विद्युत विभव जो है ये V से डिनोट किया जाता है। तो इसमें 2 कथन दे रखे हैं, यह एक अदिश राशि है और यह एक सदिश राशि है। तो देखिए दोनों कथन सेम ही हैं, इसमें एक ही सही हो सकता है, या तो अदिश होगी या तो सदिश होगी। जो विभव होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है V बराबर IR। तो ये जो है अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है, ठीक है, इसकी दिशा ज्ञात नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण निम्न के कारण होता है। प्रकाश का विसरण मतलब जो प्रकाश का फैलना होता है, प्रकाश की एक किरण होती है, वायुमंडल में जब वो आती है तो ऐसे फैल जाती है, इसे ही प्रकाश का विसरण कहते हैं, ठीक है। ये किसके कारण होता है? जो धूल के कण होते हैं, यहाँ पर टिंडल इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी ऐसी जगह से निकलती है जहाँ पर छोटी जगह होती है और वहाँ पे धूल के कण उपस्थित होते हैं, तो वो क्या करते हैं? प्रकाश को फैला देते हैं, इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो प्रकाश का विसरण जो होता है धूल के कणों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है? तो जब बर्फ़ पिघलती है तो आयतन कम हो जाता है। जब आप पानी से भरे हुए ग्लास में बर्फ़ डालते हो तो देखिए बर्फ़ उसके ऊपर तैरती रहती है, लेकिन जब बर्फ़ पूरी तरीके से पिघल जाती है तो क्या होता है? जो पानी के ग्लास का लेवल है, मान लीजिए यहाँ तक भरा होता है, ऊपर फुल भरा होता है, जब बर्फ़ का टुकड़ा इसमें तैर रहा होता है, लेकिन जब टुकड़ा यही पिघल जाता है तो पानी का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इसका मतलब आयतन कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, पेंडुलम वाली जो घड़ियाँ होती हैं आप लोगों ने देखी होंगी, ये पेंडुलम की घड़ियाँ होती हैं, ऐसे ये पेंडुलम लटकता रहता है, ये दोलन करता है सरल दोलन गति में। गर्मियों में जो होती हैं ये घड़ियाँ सुस्त हो जाती हैं, या यूँ कहें लेट हो जाती है एक्चुअल टाइम से। क्यों लेट हो जाती हैं? क्योंकि इनका ये जो पेंडुलम होता है इसकी लंबाई बढ़ जाती है। ये जो लोहे का तार होता है ये धातु का बना हुआ होती है ये छड़, और गर्मी के कारण जो पेंडुलम की लंबाई होती है ये बढ़ जाती है, इसीलिए पेंडुलम वाली घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, लेज़र किसके उत्पादन के लिए एक उपकरण है? तो लेज़र जो है उसके द्वारा संदीप्त विकिरण उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, मिट्टी के घड़े में पानी किस प्रक्रिया के द्वारा ठंडा रहता है? मिट्टी का घड़ा जो होता है इसमें पानी वाष्पीकरण के द्वारा ठंडा होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब गर्मी के महीने शुरू होते हैं, मान लीजिए अप्रैल मंथ से गर्मी पड़नी शुरू हुई, तो जब तक मई जून आता है तब पानी हमारे घड़े का जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंडा होता है, ठीक है। लेकिन जब बरसात का मौसम हो जाता है तो हमारा घड़ा जो है वो पानी को कम ठंडा करना शुरू कर देता है, कम ठंडा करता है। वो इसलिए कि जून के महीने में क्या होता है, शुष्क गर्मी पड़ रही होती है और तापमान अधिक होता है, वायुमंडल में नमी की कमी होती है। तो जो घड़ा है, ये जो मिट्टी के छिद्र होते हैं, यहाँ से पानी के वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत तीव्र मात्रा में आती है। यहाँ पर वायु पड़ती है या प्रकाश पड़ता है, जो भी है, उसके द्वारा क्या होता है, मिट्टी के कणों से पानी का वाष्पीकरण होता है, जिससे कि पानी ठंडा होता है। लेकिन वही जुलाई अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में बरसात शुरू हो जाती है तो वायुमंडल में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है और वाष्पीकरण की जो दर है वो कम हो जाती है, इसीलिए घड़े बारिश के मौसम में पानी को कम ठंडा करते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पराश्रव्य निम्न आवृत्ति की ध्वनि तरंगें होती हैं। कितनी आवृत्ति की होती हैं? तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं पराश्रव्य तरंगें, इनको सुना नहीं जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो प्रकाश का रंग जो है तरंग दैर्ध्य के द्वारा निर्धारित होता है। तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मरीचिका का कारण क्या होता है? मरीचिका इस तरीके से कह सकते हैं कि जब भी आप किसी लंबी डिस्टेंस पर जा रहे होते हैं गर्मी के मौसम में, काले रंग की सड़क होती है, खूब अच्छी सड़क है, तो आपको क्या होगा, दूर से दिखाई देगा कि सड़क पर पानी पड़ा हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली में पानी नहीं होता है। वो क्या होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वहाँ पर हमें पानी जैसा दिखाई देता है, उसे ही मरीचिका कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो हीरे की चमक है, हीरा चमकता है, वो भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। जो ऑप्टिकल फाइबर है वो भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही कार्य करता है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं मैं आपको साथ के साथ बताती चलती हूँ, जिससे कि केवल एक ही क्वेश्चन तक हमारा क्वेश्चन सीमित ना रहे, उससे जुड़े हुए सारे फैक्ट हम लोग देख सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नैनो प्लग का क्या अर्थ होता है? तो नैनो प्लग क्या होता है? एक छोटा सा श्रवण यंत्र होता है, या यूँ कहें जो लोग कम सुन सकते हैं उनके लिए नैनो प्लग कान में लगाया जाता है। इससे क्या होता है, वे चीज़ों को, मतलब जो उनकी श्रवण शक्ति होती है वो नॉर्मल हो जाती है और वो लोग सही तरीके से सुन पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक छोटा श्रवण यंत्र। तो आज की क्लास में हमने कुल 30 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से 15 पॉलिटी के थे और 15 क्वेश्चन जो है जनरल साइंस के थे। ठीक है, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो वो भी बताइए। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, स्टडी ग्रुप में, पीयर ग्रुप में। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।